सुप्रभात बच्चों। मैं हिंदी की अध्यापिका आत्मीय ग्रीन स्कूल से जय स्वामीनारायण। बच्चों, आज मैं आपको अपने द्वारा की गई पाठ की व्याख्या, जो आपकी पाठ्य पुस्तक से मैं 2 दिन से व्याख्या की हूँ, जो पाठ आपका कल समाप्त हुआ, उसी का भाषा अध्ययन कराऊंगी। मतलब आपकी बुक के अंदर छोटे छोटे जो शब्दार्थ हैं, जो प्रश्नोत्तर हैं, जो सही और गलत के निशान है, वो मैं आपको लगवाऊंगी, ऑब्जेक्टिव्स, ताकि आपको अपने पाठ को अच्छे से समझने में आसानी हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आप ध्यान से पिक्चर देखिएगा, जितना भी आपको समझ में आए आप मुझे बताइएगा, उस हिसाब से मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और अच्छे से समझाऊँगी। तो पहले आप पिक्चर देखिए और मेरी व्याख्या को ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा हुआ है पाठ 15, भारत के सिनेमा के जनक। शब्दार्थ। शब्दार्थ मतलब जब आप ही के पाठ के कुछ ऐसे शब्द जिनका अर्थ मैंने आपको लिख के दिया है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ थोड़ा आसानी से समझ में नहीं आता, तो मैंने उसको आसान तरीके से लिख के आपको समझाने की कोशिश की है। ये आपके पाठ्यपुस्तिका में भी आपको मिल जाएगा। आपके पाठ्यपुस्तिका में भी इसको लिखा गया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने उसी में से कुछ चुनिंदा शब्द छांटे हैं और अपने द्वारा लिख करके आपको समझाने का प्रयास किया है। ये आपको पेज 34 पे मिल जाएगा, वह 134 पर। तो आइए पढ़ते हैं। मनोसंसार, मन का संसार। उपकरण, मशीन। अंबार, ढेर। अनिद्रा शब्द और इसका अर्थ है नींद न आना। बावर्ची अर्थात खाना बनाने वाला। उच्च कोटि, इसका अर्थ है ऊंचा स्तर। उच्च कोटि शब्द का अर्थ है ऊंचा स्तर। रचनात्मक शब्द का अर्थ है अच्छे स्तर की रचना कर पाने का कौशल। यानी जब आप किसी कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही नए तरीके से करने का अभ्यास करते हैं, अपनी कुशलता दिखाते हैं, उसका मतलब आप रचनात्मक हैं। प्रयोगात्मक शब्द का अर्थ हुआ ज्ञान को अमल में लाना। उर्वरता शब्द का अर्थ हुआ क्रियाशीलता या उपजाऊपन। इस प्रकार हम शब्दार्थ को समझते हैं। इसे ध्यान से पढ़िए, देखिए और अपनी पाठ्य पुस्तिका में नहीं, अपने नोटबुक में, अपने लिखित पुस्तिका में लिखने का प्रयास कीजिए। मतलब अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, मैंने लिखा है वहाँ से भी देखिए और फिर लिखने का अभ्यास कीजिए, ताकि आपकी हिंदी भाषा और अच्छे से समझ में आए आपको, और अच्छे से आप लिख पाओ और कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। क्योंकि यही आप मुझे पिक्चर खींच करके सेंड कीजिएगा, यही मेरी तरफ से आपको गृह कार्य है। आप अपने घर में बैठिए और इसको लिखिए और फिर मुझे पिक्चर में भेजिए। अब बच्चों, ये आप ही की पाठ्य पुस्तिका के पेज नंबर 135 से लिया गया है। इसमें मौखिक प्रश्न है, लेकिन मैंने आपको लिख करके व्याख्या की है, ताकि आपको ये पाठ के बाद प्रश्नोत्तर समझ में आए। ठीक है। प्रश्न, दादा साहब फाल्के अपना स्टूडियो मुंबई से किस शहर में ले गए? उत्तर, नासिक शहर में ले गए। दूसरा प्रश्न है, बड़ौदा के कला भवन में इन्होंने क्या क्या सीखा? उत्तर है छायांकन का विधिवत प्रशिक्षण लिया और फिल्म प्रोसेसिंग की तकनीक से परिचित हुए। ये प्रश्नोत्तर मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको अपने पाठ को अच्छे से समझने में आसानी हो। परीक्षा में भी इससे ही संबंधित प्रश्न मैं आपसे पूछ सकती हूँ, तो इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपने लिखित पुस्तिका में, अपने गृह कार्य पुस्तिका में, अपने होमवर्क नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ऐसे प्रश्न होंगे छोटे छोटे और ऐसे उत्तर भी हो सकते हैं। ये सिर्फ आप ध्यान से देखिए और समझिए। तीसरा प्रश्न, पत्नी के सवाल का जवाब न देकर फाल्के उन्हें कहाँ ले गए? उत्तर, प्रक्षेपण कक्ष के पास ले गए। प्रश्न 4, कोई अपने बच्चे को रोहितासव का अभिनय क्यों नहीं करने देना चाहता था? उत्तर, इस कथा में रोहितासव की मृत्यु सांप के काटने से हो जाती है। इसी प्रसंग की वजह से कोई भी अपने बच्चे को रोहितासव का अभिनय नहीं करने देना चाहता था। समझ में आ रहा है? एक एक प्रश्न भी मैं पढ़ रही हूँ, आपको उसका उत्तर भी दे रही हूँ।
अभी हम सामने सामने आपका पाठ नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं तो मैं आपको बोर्ड पे अच्छे से लिख के बताती भी और आपको समझाती भी और तुरंत आपसे लिखवा करके उसको सही और गलत जो भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती, जो भी आपके समझने में गलती होती, मैं समझाती। अभी ऐसा नहीं है, तो आप ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं बेझिझक। प्रश्न 5, भारत में बनी पहली मूक फिल्म का नाम क्या था? उत्तर, राजा हरिश्चंद्र। समझ में आई बात? ये रहा आपका मौखिक प्रश्न उत्तर, जो मैंने आपको लिख के उसकी व्याख्या की। अब उचित विकल्प पर सही का निशान लगाएं। बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको दे रही हूँ, जिससे आपको पाठ को समझने में आसानी होगी और आपको इसके प्रश्न का उत्तर सिर्फ टिक लगा करके देना है, या तो सिर्फ एक वर्ड में, एक शब्द में देना है। इसके लिए आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ मैं आपके अभ्यास के लिए आपको करवा रही हूँ, ताकि आपको पाठ के विषय में जो भी मैंने व्याख्या की है उससे संबंधित प्रश्न उत्तर अगर परीक्षा पत्र में आए तो आपको उसको उत्तर देने में आसानी हो। सिर्फ अभ्यास के लिए मैं आपको करवा रही हूँ, तो ध्यान से देखिए और सुनिए। पहला प्रश्न, 1 वर्ष तक डॉक्टर प्रभाकर के इलाज के बाद दृष्टि वापस मिली। खंड क, इलाज के बाद किसे दृष्टि वापस मिली? दबके को, सालुंके को, दादा फाल्के को, या फिर सरस्वती को? तो इसमें मैंने टिक किया है, देखिए, दादा फाल्के को। ख, दृष्टि चले जाने का कारण क्या था? तो इसमें पहला आंसर लगातार फिल्म देखना, दूसरा अनिद्रा, तीसरा प्रयोगों में जुटे रहना, चौथा सभी ठीक है। तो इसमें सारे आंसर सही हैं, इसलिए मैंने चौथे पे टिक कर दिया है। रात को वही डार्क रूम में बदल जाती थी। क, किसकी बात की जा रही है? दादा फाल्के की रसोई की, दादा फाल्के के आंगन की, दादा फाल्के की बैठक की, या दादा फाल्के के पूरे घर की? तो इसमें मुझे पहला आंसर सही है, इसलिए मैंने सही का टिक वहाँ पे किया है। देखिए, दादा फाल्के की रसोई की। ये सब जवाब आपको आपके इस पाठ में जो जीवनी लिखी गई है फाल्के जी के ऊपर, उसमें ही मिल जाएगा। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप उसमें से भी आंसर देख सकते हैं। ख, वह डार्क रूम में क्यों बदल दी जाती थी? तो पहला, क्योंकि फिल्म पट्टी में छेद करने के लिए धूप अंधेरे की जरूरत थी। दूसरा, कोई और जगह नहीं थी। तीसरा, किसी और जगह का किराया देने को पैसे न थे। और चौथा, कहीं और यह काम नहीं हो सकता था। तो मैंने इस पे पहले पे टिक किया है, क्योंकि पहला आंसर सही है। देखिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको सिर्फ टिक करना है या कम से कम शब्दों में अपने उत्तर लिखने हैं। ये आपको मैं होमवर्क भी दे रही हूँ अपनी नोटबुक में। ये जो प्रश्न है ये आप ध्यान से देखिए और सिर्फ मुझे इसका उत्तर लिख के भेजिए, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। सुनिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है ना, 1 वर्ष तक डॉक्टर प्रभाकर के इलाज के बाद दृष्टि वापस मिली। तो यहाँ पर मैंने टिक किया तीसरे पर कि दादा फाल्के को, मतलब किससे दृष्टि वापस मिली? तो दादा फाल्के को। तो आपको सिर्फ ये क्वेश्चन का नंबर लिखना है कि पहला ऐसे और क लिखना है, और उसके बाद डायरेक्ट वो आंसर लिखना है, दादा फाल्के को। ठीक है, उसी प्रकार दूसरे में ख लिख करके आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, सभी ठीक है। पूरा आपको नहीं लिखना है। ये भी मैं आपको सिर्फ आपके अभ्यास के लिए लिखवा रही हूँ, ताकि आपके हिंदी की स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। समझ में आ रही है बात? ये आप लिखिए अपने नोटबुक में, मुझे पिक्चर खींचिए और फिर भेजिए, बेझिझक भेजिए। अगर कुछ गलत भी हुआ तो मैं सही करके आपको बताऊंगी। ठीक है, आप आराम से कीजिए। अब आए तीसरे प्रश्न पर। अंततः उन्होंने अपना ही पुत्र रोहितासव की भूमिका में ले लिया। इसमें क खंड का है, अपना ही पुत्र क्यों लेना पड़ा? पहला, कोई बिना पैसे काम करने के लिए तैयार न था। दूसरा, अंधविश्वास के कारण कोई भी माँ अपना बेटे को देने को तैयार न थी। तीसरा, बच्चे से अभिनय करवाना कठिन था। चौथा, रोहितासव की भूमिका बहुत कठिन थी। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर सही लग रहा है आप लोगों को? हाँ, दूसरा, अंधविश्वास के कारण कोई भी माँ अपना बेटा देने को तैयार नहीं थी। ये मैंने व्याख्या की थी ना कहानी में, आपको याद होगा। वही दूसरे आंसर पे आपको टिक करना है। तो इसमें भी आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ कि ये वाला भी आपको करना है। ये उसी प्रश्न का शेष भाग है, तो ये भी आपको करना है। इसमें भी सिर्फ आपको क्वेश्चन का नंबर लिखना है 3, फिर नीचे क, और सिर्फ ये दूसरी वाली लाइन आपको लिखनी है। दूसरा वाला जो सेंटेंस है ना, अंधविश्वास के कारण, ये लिखना है आपको बस। आप मुझे लिखिए, अभ्यास कीजिए और भेजिए, बेझिझक भेजिए। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो कोई बात नहीं, मैं सही कर दूंगी। अब ख लिखिए, सॉरी ख देखिए, यह भूमिका कहाँ निभाई गई थी? तो पहला घर पर, दूसरा हॉल में,
तीसरा फिल्म में और चौथा स्टेज पर। इसमें क्या सही लग रहा है आप लोगों को? कौन सा आंसर? फिल्म में। देखिए मैंने फिल्म में के आगे टिक भी किया है, दिख रहा है? हाँ, यही आंसर सही है। अब अगला चित्र है, निर्देशानुसार सही विकल्प चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें सिर्फ आपको सही का चिन्ह लगाना है, तो ये भी आपका होमवर्क है। पहले मैं इसको अच्छे से व्याख्यात करती हूँ, फिर आपका ये प्रश्न आपको नोटबुक में ऐसे लिखना है, आप समझ लीजिए ध्यान से। आपको सिर्फ प्रश्न नंबर लिखना है 2, फिर क लिखना है, फिर डायरेक्ट जो आंसर था उसका आप नंबर लिख दीजिए। इसमें आप पूरा सेंटेंस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि इसमें टिक ही लगाना है, तो सिर्फ आप दूसरा नंबर लिख देंगे 2। देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, बस आप 2 लिख देंगे, आंसर 2, उत्तर 2, तो भी चलेगा। इसमें आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, मैं समझ जाऊंगी। क्योंकि इसमें टिक लगाना है इसलिए आप 2 नंबर भी लिख देंगे, तो मैं आंसर मुझे पता चल जाएगा। इसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, देखिए आपकी नोटबुक में भी ये लिखा हुआ है, मैंने टिक भी किया हुआ है। आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कॉपी करना है अपने होमवर्क की कॉपी में। इसको आपको कॉपी कर लेना है और मुझे उसकी पिक्चर भेज देनी है। नकारात्मक वाक्य कौन सा है? क। पहला, वे तस्वीरें चल रही थी, वे तस्वीरें चल नहीं रही थी। दूसरा, शायद वे तस्वीरें चल रही थी। और चौथा, वह तस्वीरें चल रही थी। इसमें नकारात्मक शब्द कौन सा है? कि वे तस्वीरें चल नहीं रही थी। ख, संदेहवाचक वाक्य कौन सा है? तो पहला, क्या वे विदेश में नहीं रहना चाहते थे। दूसरा, वे विदेश में रहना चाहते थे। तीसरा, शायद वे विदेश में नहीं रहना चाहते थे। और चौथा, वे विदेश में रहें। इसमें आपको संदेहवाचक वाक्य कौन सा लग रहा है? तीसरा। देखिए मैंने तीसरे पर टिक किया है ना, तो तीसरे में संदेह है कि वे विदेश में रहना चाहते थे कि नहीं रहना चाहते थे, इसलिए मैंने तीसरे पर टिक किया है। ग, सकारात्मक वाक्य कौन सा? अब इसमें सकारात्मक वाक्य कौन सा है? कौन सा वाक्य आपको ऐसा लग रहा है कि सही है, सकारात्मक है, उसमें पॉजिटिविटी है? तो मौसम अच्छा नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है। तीसरा, शायद मौसम अच्छा है। और चौथा, काश मौसम अच्छा होता। तो इसमें कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? कि मौसम बहुत अच्छा है। देखिए मैंने उसके आगे टिक किया है, तो इसमें दूसरा आंसर सही है। घ, विस्मयादिबोधक वाक्य कौन सा है? इसमें समझना यह है कि ऐसे वाक्य कौन से हैं जिसमें आपको विस्मय हो कि ये क्या है। तो पहला, ओह अब फिल्म कैसे बनेगी। दूसरा, अब तो फिल्म बन ही ना पाएगी। तीसरा, क्या अब फिल्म बनेगी। और चौथा, हो सकता है फिल्म बन पाए। तो इसमें मुझे पहला आंसर मैंने देखिए टिक किया, सही लगा तो सही किया है। आप वही देखिएगा और वही आंसर लिखिएगा। मुझे ये भी आपका गृह कार्य है, आप सिर्फ इसमें प्रश्न का नंबर लिखिए और आंसर का नंबर लिख दीजिए। बाकी आपको पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको आपके अभ्यास के लिए करवा रही हूँ, क्योंकि इसी से मिलते जुलते प्रश्न मैं आपको परीक्षा पत्र में दे सकती हूँ। तो अगर आप किए रहेंगे तो आपका अभ्यास रहेगा, तो आप अच्छे से उसको कर सकते हैं। ये आपका गृह कार्य नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझने के लिए बता रही हूँ कि वाक्यों को शुद्ध करना है। इसमें ने की अशुद्धियाँ आपको सही करनी है। कहीं पर ने है तो उसका उपयोग नहीं है तो उसको हटाना है, और कहीं पर ने को लिखना है उस स्पेलिंग में, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा गया है। मतलब ने जो शब्द है ना, जो वर्ण है ना, उसको हम लिखेंगे इस वाक्य में और सही करेंगे। मैंने जाऊँगा, अब ये वाक्य अजीब नहीं लग रहा, तो इसमें से हम ने को हटा देंगे तो मैं जाऊँगा। अब ये वाक्य सही है। ख, मैं लिखना शुरू कर दिया है, ये थोड़ा सा अजीब है, तो मैंने इसमें लिखा कि मैंने लिखना शुरू कर दिया है, यानी ने मैंने इसमें किया। ऊपर वाले में मैंने ने हटाया है और दूसरे वाले में मैंने ने लगाया है। तो मतलब इसमें वाक्य की शुद्धि करनी है ने वर्ण के अनुसार लिख करके या हटा करके। अब ग देखेंगे, हम तुमको मना किया था, तो इसका आंसर मैंने लिखा है हमने तुमको मना किया था। यहाँ पे देखिए मैंने ने लगाया है, हम के बाद मैंने ने को लगाया है और उसको वाक्य को पूरा किया है। घ, विशाल खाना खा लिया है, तो आंसर मैंने लिखा है विशाल ने खाना खा लिया है। आप पिक्चर को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई प्रश्न हो, कोई उलझन हो तो मुझे पूछिएगा। विशाल खाना खा लिया है, तो इसका मैंने लिखा है विशाल ने खाना खा लिया है। माली बागीचे को पानी दिया, तो इसका मैंने वाक्य लिखा है माली ने बागीचे को पानी दिया। च, रमेश ने तो चले जाना है, तो इसका मैंने अर्थ लिखा है रमेश को तो चले जाना। इसमें देखिए ने हटा के मैंने को लिखा, क्योंकि ये वाक्य ऐसे ही सही लग रहा है कि रमेश को तो चले जाना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ये आपको होमवर्क में नहीं करना है। गृह कार्य में बस आपको जो मैंने पीछे बोला है ना, उतना ही अपनी नोटबुक में लिखना है, उसकी पिक्चर खींचनी है और मुझे सेंड कर देना है।
मैं फिर से बोल रही हूँ कि मैंने आपको जो पाठ की व्याख्या की है उससे रिलेटेड ये मैं भाषा अध्ययन ये ऑब्जेक्टिव्स आपको इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको वो पाठ अच्छे से समझ में आया कि नहीं ये मुझे पता चले। इसमें भी मैंने सारे आंसर आपको सामने से लिख के समझा दिए हैं, सिर्फ आपसे उसको कॉपी करके गृह कार्य करने को बोला है ताकि मुझे समझ में आए कि बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं, आपका ध्यान इस हिंदी भाषा इस पढ़ाई पर है कि नहीं, और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक कितनी हो रही है मुझे ये पता चलेगा, तभी मैं सही कर पाऊँगी, तभी आप अपनी परीक्षा पत्र में भी अच्छे से जवाब देंगे और आपको ये भाषा अच्छे से लिखना और पढ़ना आएगा। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ प्रयास कीजिए, अपनी नोटबुक में लिखिए और मुझे भेजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखिए, समझिए और लिखिए, और कोई भी उलझन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिए, या आप मुझे जब आप पिक्चर होमवर्क लिख करके मुझे सेंड करेंगे तो उसमें भी नीचे लिख करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैं आपको सिर्फ भाषा अध्ययन करवा रही हूँ आप ही के पाठ के व्याख्या के अनुसार। ठीक है, तो अगले पाठ में हम व्याकरण पढ़ेंगे। कल आप व्याकरण की बुक लेना और उसमें से ही मैं आपको आगे आने वाले पाठ की व्याख्या करूँगी, अच्छे से समझाऊँगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय स्वामीनारायण।